हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। मैं नरोत्तम सिंह फिर से हाजिर हूँ आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से। और आज हम अपने इस महा रिवीजन में आपको ले जाने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पर। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस महा रिवीजन के चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको शेयर करते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स का भरपूर मेला लगा हुआ है यहाँ महा रिवीजन में, और स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल रहा है उनके रिवीजन में। ओके, तो बने रहिएगा आप इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। और BSER 2025 जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं फिज़िक्स का, वो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, क्योंकि 98-96% तक गारंटी होती है सर के इन वीडियो में। इतना दम होता है कि स्टूडेंट्स इजी वे में 98, 96 मतलब 95 से ऊपर मार्क्स अचीव कर सकते हैं, अगर वो हमारे इस एनालिसिस के बेसिस पर अपनी स्टडी को लगातार रखें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 को, जो कि आपका होने वाला है 4 नंबर का। और देखो किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस चैप्टर से एक तो आपको मिलने वाला है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपका आधे नंबर का रहेगा, और रहेगा कहाँ से, एक वस्तुनिष्ठ, ठीक है, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें ऑप्शन वगैरह होते हैं, ठीक है। कितने नंबर का आने वाला है ये, आधे नंबर का, आधा अंक रहेगा इसके लिए, ठीक है। 1/2 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहने वाला है। और ये रहेगा आपके किसी भी फॉर्मूले से रह सकता है, मतलब सूत्र से, फॉर्मूला, यूनिट, रिलेशन, कोई रिलेशन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, बेसिस, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है भाई, इसमें कोई न्यूमेरिकल भी आपका हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि कोई आपसे वो न्यूमेरिकल भी पूछ ले। और इसके लिए निर्धारण वही आधा अंक का निर्धारण है, मतलब यहाँ से रहेगा, ये जो है रहेगा, क्लियर। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन रहेगा आपके सूत्र से, कोई सूत्र पूछ लेगा, कोई मात्रक विमा भी पूछ सकता है आपसे, समझे, मात्रक और विमा से संबंधित हो सकता है, कोई संबंध भी पूछ सकता है, कोई रिलेशन दे दिया कि भाई ये इसमें क्या रिलेशन है, तो कोई संबंध से भी संबंधित हो सकता है, ठीक है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, तो वो किस तरीके से निर्भर करता है आर पर, किसी वायर में कोई करंट फ्लो हो रहा है, बायो-सावर्ट लॉ से रिलेटेड। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन आपका हो सकता है एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आधे अंक का रहेगा। इसके अलावा ये 1 क्वेश्चन तो ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन का टाइप रहेगा वो रहेगा रिक्त स्थान। कौन सा प्रश्न, ये प्रश्न रहेगा आपके किसी रिक्त स्थान से, फिल इन द ब्लैंक, FIB, फिल इन द ब्लैंक। ओके, आधे अंक का रहेगा, आधा अंक। इस चैप्टर से आधे अंक का
आपको एक रिक्त स्थान मिलने वाला है। ओके, और ये रिक्त स्थान कहाँ से रहेगा? ये भाई कोई कंसेप्ट बेसिस हो सकता है, ये कोई फॉर्मूला रिलेट हो सकता है, ये कोई यूनिट से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, जैसा ये प्रश्न रहेगा वैसे ये भी इसी तरीके का प्रश्न हो सकता है। ठीक है, ये भी आपका कितने अंक का रहेगा? ये आपका आधे अंक का रहेगा, 1/2 मार्क्स। कितने क्वेश्चन हो गए? 2। अभी तक 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और आधा आधा मतलब 1 अंक इनके लिए निर्धारित हो चुका है। ठीक है, तो 2 प्रश्न तो ये हो गए और तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न रहेगा आपका एक क्या बोलते हैं उसको, लघुत्रात्मक, 1 लॉन्ग आंसर टाइप, 1 लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 नंबर का जो होता है, 3 मार्क्स। इसके लिए 3 अंकों का निर्धारण है। एक लघुत्रात्मक प्रश्न आने वाला है। कैसा? एक लघुत्रात्मक, अथवा में रहेगा और के साथ, लघुत्रात्मक प्रश्न 3 अंक वाला, समझे? 3 अंक वाला, अथवा में रहेगा ऑप्शन के साथ, अथवा और के साथ में रहेगा ये प्रश्न। ठीक है, तो ये इस तरीके का प्रश्न रहेगा, अथवा में आएगा, एक 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। और कैसा कैसा रहेगा देखो, ये भी भाई इसके भी 2 पार्ट आएंगे, 2 भागों में रहेगा, 2 पार्ट्स, समझे? पहला जो पार्ट है, फर्स्ट जो पार्ट है ना इसका, वो डेरिवेशन रहेगा भाई, आधे अंक 1.5 अंक का डेरिवेशन, 1.5 अंक का मतलब डेरिवेशन रहेगा, समझे? ये 1.5 अंक का डेरिवेशन रहेगा इस चैप्टर से। ठीक है, और इसके अलावा सेकंड जो इसका पार्ट होगा ना, वो भी 1.5 मार्क्स का न्यूमेरिकल रहेगा। तो न्यूमेरिकल तो हमें छोड़ने नहीं है, इसके लिए भी 1.5 अंक का निर्धारण है। ऐसे ही 3 नंबर का प्रश्न हो गया, तो ये प्लस ये, ओके, ध्यान रखिएगा। 1.5 अंक का तो इसमें डेरिवेशन रहेगा इस चैप्टर से, और 1.5 अंक में क्या रहेगा? एक न्यूमेरिकल रहेगा। तो भाई अपना सफ़र ये तो था, सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ इस चैप्टर का जो चल रहा है। तो ये तो था भाई इसका ब्लूप्रिंट एनालिसिस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा आप चलते हैं, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं इस चैप्टर के, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके के। अब जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें, तो ऑब्जेक्टिव भाई वो कैसे कैसे पूछ सकता है इस चैप्टर से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके के वो आपसे पूछ सकता है। 1/2 अंक है इसके लिए, आधा अंक का निर्धारण है, समझे? तो भाई जैसे 2024 में क्या पूछा था, 2024 में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक तो एसआई यूनिट पूछी थी उसने रजिस्टिविटी की, 2024 में उसने पूछा था, तो ये इसी से आया था, इसी ब्लूप्रिंट सी के बेसिस पर। तो उसने 2024 में यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी पूछा था। तो मैंने आपको पहले ही बताया भाई इस चैप्टर से इस टाइप के यूनिट वगैरह, कोई फार्मूला और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा था उसने, एक तो 2 प्रश्न आते थे पिछले साल थे, इस बार एक आना है।
प्रतिरोधकता का मात्रक यूनिट पूछा था उसने भाई, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था यहाँ से। और इसके अलावा एक न्यूमेरिकल भी पूछा था 2024 में व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पूछा था 2024 में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं भाई इस चैप्टर से। कोई यूनिट और ऐसी चीज़ें पूछ सकता है वो। कोई न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, जैसे 10 कूलाम का चार्ज है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक सर्किट में फ़्लो कर रहा है 0.5 सेकंड में, तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके का क्वेश्चन, जैसे कोई छोटा क्वेश्चन पूछ लिया उसने, और छोटा क्वेश्चन कैसे, हाँ उसने एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे मान लो कि कोई 10 कूलाम का चार्ज है, Q = 10 कूलाम, और वो किसी सर्किट में फ़्लो हो रहा है कितने सेकंड में, 0.5 सेकंड में, तो करंट की वैल्यू निकाल के बताइए। नॉर्मल सा क्वेश्चन, Q/T से हो सकता है ना, तो ऐसे फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ये 10/0.5 5/10 हो जाएगा, 10/। हाँ, तो मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्सों, मेरे मित्रों, ये जो क्वेश्चन है ना कैसे होने वाला है, 5 से कितनी बार कट गया भाई, 2 बार, तो करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया, मतलब विद्युत धारा कितनी, 2 एम्पियर। हाँ, दो नहीं सॉरी, 20 बार जाएगा, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, 20 एम्पियर आएगा। मैं उसको समझ बैठा, 0.5 को 5/10 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपसे इस फॉर्मूले से रिलेटेड, Q/T से। इसके अलावा एक क्वेश्चन जैसे और है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस जो है ना, मतलब प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, तो जो रेजिस्टेंस है ना मतलब प्रतिरोध, किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध की निर्भरता, डिपेंडेंसी, निर्भरता, डिपेंडेंसी, इस पर भी पूछ सकता है भी। प्रतिरोध जो है वो मतलब किस किस चीज़ों पे निर्भर करता है, ऑप्शन दे देगा भाई आपसे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, तो इस टाइप के भाई क्वेश्चन हो सकते हैं जो न्यूमेरिकल हैं, कंसेप्ट से रिलेटेड रहेंगे। अब जैसे ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है ना रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, डिपेंड्स ऑन, तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है गुना, मतलब प्रतिरोधकता और चालकता का गुणन किस पर निर्भर करता है। तो ये तो भाई किसी पर भी नहीं करता, एक आता है ना दोनों का, तो ये तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर नन ऑफ दीज लिख सकते हैं। गुणन किस पर निर्भर करता है, किसी पर नहीं करता। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या देना है आपको कि जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो गुणन है, वो किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन रह सकते हैं। अब जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, जो रेजिस्टेंस है ना मेटल का,
वो टेम्परेचर के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, तो उससे रिलेटेड पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है। और जैसे दो वायर हैं सेम साइज के हैं, ठीक है ना, टू वायर ऑफ सेम साइज, देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन है। टू वायर ऑफ सेम साइज हैविंग ρ1 एंड ρ2 रेजिस्टिविटी। ठीक है, उन दोनों को जोड़ा गया है। ठीक है, ये नहीं कहा है उस क्वेश्चन में उसने कि किस तरीके से जोड़ा है। इस कंबाइंड सीरीज में कंबाइंड होंगे भाई, इन सीरीज। देन रेजिस्टिविटी क्या होगी उनकी, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी, मतलब प्रतिरोधकता जो आएगी दोनों की वो क्या रहेगी भाई। एक पहले भी देखो और एक बार और पूछा जा चुका है भाई ये ग्राफ से, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो, कंबाइंड इन सीरीज व्हाट विल बी, ये क्वेश्चन तो हो गया। व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी। ठीक है, मतलब जिनकी दो तार हैं समान आकार के और उनकी जो प्रतिरोधकता है वो ρ1 और ρ2 है, तो उनकी जो तुल्य प्रतिरोधकता होगी वो क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और एक ये भाई बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और ये अभी काफ़ी 1-2 साल हो गए हैं और ये पूछा नहीं गया है बिल्कुल भी, इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे ये करंट है, मान लो कोई ग्राफ गिवन है, हमें कोई ग्राफ दे रखा है, इस एक्सिस पर तो करंट है और इस पर है वोल्टेज, इस तरीके से। और ऐसे ये T1 ये गिवन है हमें टेम्परेचर, और ये मेटल, इसके लिए टेम्परेचर गिवन है T2। BI ग्राफ हमें शो कर रखा है। अब वो हमसे ये कह रहा है, देखो, इन द गिवन फिगर BI ग्राफ ऑफ कंडक्टर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर इज शोन। दो अलग अलग टेम्परेचरों के लिए ग्राफ दिखाया गया है इसमें। इफ़ रेजिस्टेंस करेस्पॉन्डिंग टू दीज टेम्परेचर्स आर R1 एंड R2, और जो रेजिस्टेंस है ना उनके करेस्पॉन्डेंस टेम्परेचर के वो R1 और R2 हैं। जैसे इसके करेस्पॉन्डेंस जो रेजिस्टेंस है वो R1, इसके करेस्पॉन्डेंस जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो R2 है। ठीक है ना। तब वो ये पूछता है भाई कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही होगा। तो जैसे एक ऑप्शन तो वो दे देगा T1 इज इक्वल टू T2, उसने एक ऑप्शन दे दिया मान लो T1 ग्रेटर देन टू T2। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है भाई। डायग्राम से रिलेटेड पूछा था ना, 2024 में पूछा गया है एक क्वेश्चन। व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा था उसने, और उसमें उसने S की वैल्यू निकलवाई थी इसी चैप्टर से। तो चलो, वैसा नहीं तो डायग्राम रिलेटेड अगर उसको देना है तो वो इस टाइप का दे सकता है भाई। वैसे तो संभावना कम है, नन ऑफ दीज, निम्न में से कोई नहीं, निम्न में से कोई नहीं। तो इस तरीके का वो भाई क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन में हमें बताना है, बताओ क्या होगा इसका आंसर, आप बता सकते हो या नहीं। कौन सा टेम्परेचर कम और कौन सा ज़्यादा होगा, ये उसने पूछा है। तो अगर ये BI कर्व होता ना, स्लोप ऑफ BI कर्व, मतलब ढाल वक्र का, स्लोप ऑफ BI कर्व क्या लिखते हैं, M इज इक्वल टू होता है tan थीटा। लेकिन ये कब होता है, जब B इस एक्सिस पर हो और I इस एक्सिस पर हो, तब जिसका थीटा जितना ज़्यादा होगा ना, जिसका थीटा जितना ज़्यादा उसका R उतना ही ज़्यादा होगा। और ये R इज इक्वल टू M इज इक्वल टू tan थीटा, वक्र का ढाल है, ये वक्र का ढाल BI वक्र का ढाल। लेकिन ये देखो
कौन सी एक्सिस पर, बी इधर है और आई इधर है। हम जानते हैं भाई यदि आर की वैल्यू ग्रेटर है तो उसके लिए टेम्परेचर भी क्या होगा, वो भी ग्रेटर होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड करता है किस पर, रेजिस्टेंस पर, प्रतिरोध पर निर्भर करता है, ताप। ठीक है, लेकिन बी इधर और इधर होना चाहिए, समझे। तो अब ये बताओ भाई, इस ग्राफ से आपको दिख रहा होगा कि बी R1 ज़्यादा होगा या R2 ज़्यादा होगा। भाई ये उल्टा है कर्व, तो हम ये मान के चलेंगे ये जो T2 है ना, इसके लिए R2 कम होगा क्योंकि एंगल कम, और R2 की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि एंगल कम है। यहाँ ज़्यादा होगा तो R की वैल्यू ज़्यादा होगी। यदि देखो क्या कहता है कंसेप्ट, यदि थीटा, अगर बी इस एक्सिस पर है तो इस वाले डायग्राम से बात कर रहा हूँ, यदि थीटा ग्रेटर तो आर भी ग्रेटर। क्यों? क्योंकि एम स्लोप ग्रेटर है तो आर भी ग्रेटर, और आर ग्रेटर तो टेम्परेचर भी ग्रेटर। ठीक है, कौन से कर्व के लिए, जिसमें बी इधर और आई इधर हो, समझे, बी इधर और आई इधर हो। लेकिन यदि थीटा कम तो आर ज़्यादा तो एम भी ज़्यादा, मतलब स्लोप कम होगा, उसका स्लोप कम होगा, और स्लोप कम, अरे क्या उल्टा हो गया भाई, उल्टा पुल्टा हो गया। लेकिन अगर ये दोनों एक्सिस बदल जाती हैं ना, तो जिसके लिए थीटा कम है उसके लिए आर ज़्यादा होगा, और आर ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो थीटा किसका कम है, यूँ देख लो, थीटा इसका R2 वाले का कम है, मतलब T2 वाले का। तो T2 क्या होना चाहिए, T2 ज़्यादा होना चाहिए। थीटा जिसका कम उसका T2 ज़्यादा, और तो T2 ज़्यादा, टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन होगा किससे, T1 से। सी ऑप्शन राइट है। राइट ऑप्शन क्या है, सी है। इस कर्व से अगर ये B यहाँ दे रखा होता और I यहाँ दे रखा होता तो उल्टा हो जाता, जब जिसका थीटा ज़्यादा होता उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता। ठीक है, आ गया समझ में। चलो आगे और है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई पर किस तरीके से डिपेंड करती है, मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ई पर किस तरीके से डिपेंड करती है, विद्युत क्षेत्र पर। अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र पर किस तरीके से निर्भर करता है, समझे, बताओ। अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, बता सकते हो। तो ये संबंध होगा, जो अपवहन वेग है ना, BD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो डिपेंड करती है किस पर, ई पर। क्योंकि BD इज इक्वल टू लिखा था ना, ई टाओ बाई एम। तो किस पर डिपेंड कर रही है, वो ई पर डिपेंड कर रही है, वैद्युत क्षेत्र पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जे और ई में रिलेशन भी पूछ सकता है आपसे, कि कोई क्वेश्चन ऐसे दे देगा, रिलेशन इन जे एंड ई, रिलेशन जे और ई में क्या संबंध है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई लिखते हैं कि नहीं, ओम के नियम का सदिश रूप लिखते हैं, तो उसमें जे इज इक्वल टू क्या लिखता है, जे इज इक्वल टू लिखा जाता है सिग्मा ई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं भाई। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि जो सेकंड लॉ है किरचॉफ का द्वितीय नियम, प्रथम और द्वितीय नियम, वो दोनों किस पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम मतलब KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, धारा का नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम मतलब KCL किस पर निर्भर करता है, तो ये मतलब कौन से संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आवेश के संरक्षण से रिलेटेड है। भूल मत जाना इसको, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इससे रिलेट है ये। आप इसके संरक्षण से किरचॉफ का प्रथम नियम, एक वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? किरचॉफ का द्वितीय नियम, केवीएल वाला नियम, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का द्वितीय नियम ये ऊर्जा संरक्षण पर, केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, नियम ऊर्जा संरक्षण मतलब एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है ये, ठीक है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे भैया। रेजिस्टिविटी है किसी तार की, मतलब प्रतिरोधकता, वो किस पर निर्भर करती है बताओ? प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? रो रेजिस्टिविटी वो डिपेंड करती है भाई मटेरियल पे, भूलना मत। किस पर निर्भर करती है? मटेरियल मतलब पदार्थ पर, और नहीं करती रो पे, ना एल पे, ना किसी पर, क्योंकि नियत होती है इसकी वैल्यू। क्या होती है? नियत, कांस्टेंट होती है हर एक मटेरियल के लिए। अगर कोई मटेरियल बदल जाएगा ना, कोई पदार्थ बदल जाएगा, तब ही इसकी वैल्यू बदलती है। अदरवाइज ये जो है ना रो, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। इसकी वैल्यू डिपेंड केवल मटेरियल पे करती है और नहीं करती किसी पर। कोई फार्मूला भी आ सकता है, जैसे आई और बी डी में रिलेशन हुआ, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। तो इस तरीके के क्वेश्चन का रिलेशन में कि आई और बी डी में जो रिलेशन है, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, ये वाला जो रिलेशन है एन ई ए बी डी, इस संबंध पर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें क्या संबंध हो सकता है। तो वो कैसा भी आपसे इस रिलेशन पर संबंध पूछ सकता है, और इससे रिलेटेड भाई न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है हमें, इस टाइप के क्वेश्चन भी लगाना इस पर, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी पर। क्लियर है? तो भाई मैंने जो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते थे वो आपको सारे बता दिए। इसके अलावा आर वगैरह जो ये है ना, ये क्या बोलते हैं इनको, ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इस चैप्टर में जितनी भी काम आ रही हैं, उनकी यूनिट वगैरह, डायमेंशन, वो आपको वो ध्यान में रखनी है। यूनिट क्या है, उनकी डायमेंशन क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूनिट और डायमेंशन से भी रह सकता है, ठीक है। तो फिल इन द, इसके बाद हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक की, रिक्त स्थान। एक जो आधे नंबर का रहेगा, दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा इस चैप्टर से वो रहेगा फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान आपका आधे अंक का रहेगा। तो वही जो सारी चीज़ें मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए बताई हैं वही यहाँ इसके लिए भी लागू होती हैं भाई। फॉर्मूले आपको देख लेने हैं, इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं वो एक जगह लिख के रखिएगा। वो आपसे पूछ सकता है, एसआई यूनिट पूछ सकता है। जैसे एसआई यूनिट हो गया किसका, मोबिलिटी का, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, गतिशीलता का एसआई यूनिट वो आपसे पूछ सकता है। कितना इम्पोर्टेंट है भाई, गतिशीलता का मात्रक, गतिशीलता का मात्रक, ये देख लेना ज़रूर, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है वो आपसे गतिशीलता का मात्रक। तो फिल इन द ब्लैंक में भी वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको वहाँ बता रखी हैं। कोई ऐसा यूनिट पूछ सकता है वो आपसे, कोई भी ऐसा यूनिट पूछ सकता है आपसे, कोई संबंध पूछ सकता है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में छोड़नी नहीं है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए कोई सूत्र, कोई रिलेशन पूछ सकता है, कोई ताप पे निर्भरता, प्रतिरोधों की और इनकी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो भूलना नहीं है भाई बिल्कुल भी। और इसी के साथ हमें तैयारी रखनी है अपनी जारी बिल्कुल तरीके से वाली। जो टॉपिक मैं आपको बताता चलूँ, वो जो पोए हैं, सॉरी वो गलती से निकल गया, बात कर रहा था कहीं और जो गलती से निकल गया। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा डेरिवेशंस, अब फिल इन द ब्लैंक में तो वही जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो मैंने ऑब्जेक्टिव बताए हैं उसी तरीके के आपको लगा लेने हैं। बस छोटे मोटे क्वेश्चंस गाइड से देख सकते हो आप, गाइड यूज में लेना भाई इन क्वेश्चंस के लिए। फिर इसके अलावा जो पिछली सालों के जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी हमें देख लेने हैं। जो बोर्ड पेपर्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारे देख लेने हैं। गाइड्स का भी सपोर्ट लेना है। छोटे क्वेश्चंस आप गाइड से कीजिएगा इस चैप्टर के, ठीक है ना। इसके क्या सारे के ही करने हैं हमें, तो गाइड से ही करने को। अब देखो नेक्स्ट जो अपना थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3, और उसके लिए डेरिवेशंस हैं पहले। अथवा में रहेगा ये 2 ऑप्शन आएंगे, मतलब 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। डेरिवेशन 2 पार्ट में रहेगा भाई। तो इसमें एक डेरिवेशन रहेगा और ये 1.5 मार्क्स का रहेगा ये डेरिवेशन, ठीक है। तो इन डेरिवेशंस के लिए 1.5 मार्क्स के लिए हमें कौन कौन से डेरिवेशंस जैसे देख लेने हैं भाई, समझे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि डेरिवेशन करने हैं हमें इस चैप्टर के जितने भी डेरिवेशंस हैं। डेरिवेशंस में जैसे मैं आपको कुछ डेरिवेशंस बताऊं, आपको कौन कौन से डेरिवेशंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो जो आपको करने हैं। जैसे वो आपसे करंट डेंसिटी से पूछ सकता है भाई, करंट डेंसिटी वाला जो डेरिवेशन है, करंट डेंसिटी मतलब धारा घनत्व। कौन सा घनत्व? धारा घनत्व के बारे में भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। करंट डेंसिटी का कोई डेरिवेशन क्या है, J/A, ये डेरिवेशन नहीं है। तो सॉरी गलत इन्फॉर्म दे दिया आपको। करंट डेंसिटी से नहीं आ सकता बेटा। ये 1.5 नंबर में आपसे ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये निकलवा सकता है। अपवहन वेग क्या निकलवा सकता है आपसे, ये अपवहन वेग। संबंध से ज़्यादा रहते हैं डेरिवेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन जो है ये आपसे पूछ सकता है। BD = E टाउ बाई M जो पढ़ते हैं ना, VD = E टाउ बाई M, ये वाला डेरिवेशन कर लेना है बिल्कुल ढंग से। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यूनिक डेरिवेशन है। एक डेरिवेशन कौन सा था, J वेक्टर = सिग्मा E, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। J वेक्टर = सिग्मा E वेक्टर, ये निकालना हमको आना चाहिए, ठीक है ना। रिलेशन, ये वाला संबंध, रिलेशन कह दो। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये आपसे पूछ सकता है ओम के नियम का सदिश रूप। ओम के नियम का सदिश रूप, ये आपको 1.5 नंबर में आ सकता है भाई। भूलना नहीं है, इतना छोड़ना है। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, एक तो ये वाला और एक ये अपवहन वेग वाला। एक ये वाला संबंध भी और है इस डेरिवेशंस के लिए, I = NEABD,
ये वाला संबंध, ठीक है ना, ये वाला संबंध हमें ज़रूर कर लेना है भाई, ये रिलेशन ज़रूर कर लेना है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, I इक्वल टू NEABD, I और BD में संबंध, मतलब विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध है, ये विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध, ठीक है। और ये इस चैप्टर में जो यहाँ ये जो आप संबंध वगैरह दे रखे हैं, इस तरीके के और भी काफ़ी संबंध है भाई। जैसे म्यू इज इक्वल टू लिखते हैं ना, गतिशीलता, मोबिलिटी, BD अपॉन E, तो वो आपसे ये भी निकलवा सकता है और किसी भौतिक राशि में संबंध निकलवा सकता है। म्यू इज इक्वल टू लिखते हैं ना, ई टाओ IM, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा वेरिएशन, इसमें लेकिन डेरिवेशन आएगा भाई, इसमें आपसे वो डेरिवेशन ही करवा सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिक एनर्जी से भी वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो ये रिलेशन है ना, इस तरह टाइप के जो भी चैप्टर में दे रखे हैं वो सारे रिलेशन देख लेना। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, यहाँ से पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, मतलब विद्युत ऊर्जा, जो संबंध है ना P इज इक्वल टू VI वाला, वो विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति, समझ गए। तो एक क्वेश्चन वो आपका यहाँ से भी दे सकता है भाई, डेरिवेशन बना के वो आपको यहाँ से दे सकता है, 1.5 नंबर का डेरिवेशन ही रहेगा, ये ध्यान रखना भाई। यहाँ वो आपसे कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं करने वाला, वो आपसे डेरिवेशन करेगा भाई। P इज इक्वल टू W अपॉन T लिखते हैं ना, तो यहाँ से जो भी फॉर्मूले निकल के आते हैं वो आपको निकालना आना चाहिए। P इज इक्वल टू W अपॉन T। फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एक डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स, मतलब सेलों का संयोजन। तो एक वो आपसे यहाँ से भी पूछ सकता है, श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन से इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। सेलों का संयोजन, कौन कौन से सेल हैं, क्लियर। तो ये डेरिवेशन आपका सेलों के संयोजन वाला वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारे डेरिवेशंस हमें कर लेने हैं। फिर उसके अलावा व्हिटस्टोन ब्रिज, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, व्हिटस्टोन ब्रिज के लिए बैलेंसिंग कंडीशन निकालना, समझ गए। व्हिटस्टोन सेतु के लिए संतुलन अवस्था, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज, मतलब व्हिटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। तो ये डेरिवेशन के लिए वही कुछ टॉपिक हैं, खास टॉपिक्स, इनसे ही वो डेरिवेशन पूछता है। व्हिटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था निकालना, वही पूरा डायग्राम वगैरह सारा सब कुछ बना के, व्हिटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था, ये डेरिवेशंस रह सकते हैं। तो ये डेरिवेशंस करना मत भूलिएगा भाई, ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर अभी भी नहीं किए तो फिर समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए ये जो है ना, इन्हीं पॉइंट से रिवीजन करते रहिए। अब इस चैप्टर में इसके अलावा और कोई डेरिवेशन नहीं बचा, समझे। इसके अलावा और कोई डेरिवेशन ऐसा नहीं है जो वो आपसे 1.5 नंबर में कर सकता है। सारे डेरिवेशंस आ जाते हैं इसमें, गिनती के 2, 4, 5 डेरिवेशन हैं जिनसे आप अपना 1.5 अंक वाला जो प्रश्न है,
मतलब 3 अंक वाला है उसको पुख्ता कर सकते हैं, बिल्कुल पक्का 1.5 अंक आप पक्का कर सकते हैं ये डेरिवेशंस अगर आपने कर लिए। फिर अब बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, 1.5 अंक का एक डेरिवेशन रहने वाला है। दूसरा जो पार्ट है वो है इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल। इस थर्ड चैप्टर से एक न्यूमेरिकल रहेगा और कितने अंक का रहेगा, 1.5 अंक का। ऐसे 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा 2 पार्ट्स में, समझे। तो 1.5 अंक का एक आंकिक प्रश्न आने वाला है। तो आंकिक प्रश्नों के लिए तो मैं आपको सलाह दूंगा भाई, एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व और अनसॉल्व, एनसीईआरटी सॉल्व एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन जो पीछे दिए हुए होते हैं उनको कर जाइए और ये 1.5 अंक आपके पक्के। एक्सरसाइज क्वेश्चंस 1.5 अंक के लायक, समझे। एनसीईआरटी के जितने भी आपके उदाहरण हैं इस चैप्टर के, उदाहरणों के साथ साथ अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं, उदाहरण तथा अभ्यास प्रश्न, तो ये प्रश्न आप कर लीजिएगा भाई इस चैप्टर से, इस टाइप के, और आपका ये 3 अंक बिल्कुल क्लियर हो जाता है इसी के साथ। और इसी के साथ ही पूरा चैप्टर भी ख़त्म होता है भाई। तो मैं आपको बता चुका हूँ इस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या क्या आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, आगे और भी चैप्टर्स आने वाले हैं। हर चैप्टर का एनालिसिस हम आपको इसी तरीके से डालने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेटा लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए जितना हो सके, ताकि जो सर हैं सर की मेहनत बेकार ना जाए और ये जो मेहनत है वो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ अपने राजस्थान में जो बीएसईआर का जो एग्ज़ाम है, जितने भी स्टूडेंट अपीयरिंग कर रहे हैं इस एग्ज़ामिनेशन में, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स ज़्यादा मार्क्स को अचीव करें। और देखना बेटा जो पेपर रहेगा वो इसी टाइप का रहेगा। मैंने आपको सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता दिए हैं और आगे बताता भी रहूँगा। तो चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।